देखिए, हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का यूनिट नंबर 2 और जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक यूनिट हमने कंप्लीट किया था इससे पहले, बड़ा अरसा हो गया, हमने 11th क्लास की कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो हमने सोचा कि अब 11th के लेक्चर भी हम कंटिन्यू करेंगे आज के बाद, क्योंकि 10th का रिजल्ट आ गया तो 11th का लेक्चर भी हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 क्लास 11th का, और उस यूनिट को आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम उस यूनिट के अंदर। देखिए, जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, वो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। आप उन टर्म्स को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 का नाम है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट है, इसमें हमने कंप्लीट स्टडी करनी है एटम की। एटम क्या है, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं हमने इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस यूनिट के कुछ स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं, आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आपको कि क्या क्या एटम किसने दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया, प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन किसने दिया या डिस्कवर किसने किया। उसके बाद हम बोल सकते हैं, मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट जो आएंगे आगे टॉपिक में आप सीखेंगे, वो सारी बातें आप सीखेंगे। मैं इन एडवांस आपको ये पहले ही बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें जो मैं यहां लिखने वाला हूं, ये बाद में आपको सारी के सारे कंसेप्ट पता चल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो एटम है वो एटम किसने दिया, एटम का नाम किसने दिया, एटम किसने डिस्कवर किया, दैट इज जॉन डाल्टन। ठीक है, एटम सबसे पहले जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया या उसका नाम उसने दिया। ठीक है, उसके बाद आई बात इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आई बात सेकंड इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जे थॉमसन का बहुत बड़ा हाथ था, तो आप लिखेंगे जे थॉमसन। थर्ड, इसी तरीके से प्रोटॉन आया, तो प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया या प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने दी, प्रोटॉन दिया हमारे गोल्डस्टेन। ठीक है, गोल्डस्टेन आप लिख दीजिए, गोल्डस्टेन। ठीक है, ये है प्रोटॉन की डिस्कवरी के पीछे। उसके बाद आई बात न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के बारे में हमको किसने बताया न्यूट्रॉन के बारे में, तो न्यूट्रॉन के बारे में हमें बताया चैडविक ने। ठीक है, चैडविक लिख लीजिए, चैडविक वो है जिन्होंने हमें न्यूट्रॉन के बारे में बताया। देखिए, ये चीजें मैं आपको पहले ही एडवांस में इस वजह से बता रहा हूं कि बाद में आपको ये सारी की सारी चीजें पता चलेंगी, लेकिन इन एडवांस सारे के सारे नाम पता कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा याद रहेगा इस तरीके से। ठीक है, न्यूट्रॉन के बाद आया ऑर्बिटल्स, कुछ पढ़ेंगे हम, ऑर्बिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिट्स इस यूनिट के अंदर देखेंगे। तो ऑर्बिट का कंसेप्ट सबसे पहले नील बोर ने दिया था। ठीक है, नील बोर ने दिया था, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, इसी तरीके से एक ऑर्बिटल का कंसेप्ट भी होगा इस यूनिट के अंदर। तो जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है वो हमें दिया था हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, पूरा नाम लिख लीजिए, वर्नर हाइजेनबर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग। तो वर्नर हाइजेनबर्ग थे साइंटिस्ट जिन्होंने हमें ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया। सिमिलरली इसी तरीके से न्यूक्लियस का कुछ कंसेप्ट होगा, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो आप लिखेंगे रदरफोर्ड थे साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया था। और लास्ट हम रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी का जो कंसेप्ट था वो हमें दिया था किसने, हेनरी बेकरवेल ने। तो आप लिखेंगे हेनरी बेकरवेल। तो ये कुछ नाम आपको मेमोराइज करने हैं पहले ही, के जो आपको बाद में याद रहेंगे। जब सारे के सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको नाम पहले मेमोराइज करने हैं। पहले आपको नाम बता दिए थे स्टार्टिंग में। चलिए, तो अब बात आती है इंट्रोडक्शन इस यूनिट की। हम इस यूनिट की इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो नाम है यूनिट का एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो सबसे पहले पता होना चाहिए एटम क्या होता है। ठीक है, एटम मैंने आपको इससे पहले वाला यूनिट था, उस यूनिट में भी मैंने आपको कहा कि एटम ऐसा स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या फर्दर कट नहीं कर सकते या फर्दर नहीं तोड़ सकते। तो एटम की एक डेफिनेशन तो फिर होगी। तो एटम की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, जरा ये देखिए। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड, लिखेंगे द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम
ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और उस वर्ड का नाम क्या है? एटोमियो, TMIO, एटोमियो, which means अनकटेबल, ठीक है, जिसे हम फर्दर कट नहीं कर सकते, या इंडिविजिबल भी आप बोल सकते हो, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, अनकटेबल या इंडिविजिबल। तो ये है एटम की एक प्रॉपर डेफिनेशन। देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने इससे पहले पढ़ी है कि डाल्टन एटॉमिक की थ्योरी क्या कहती थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग भी यही कहा गया कि एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है हमारे मैटर का। आपने लास्ट यूनिट को देखा अगर पढ़ा तो उसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में यही कहा गया था कि एटम एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, ठीक है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने हमें कहा था, ठीक है। लेकिन अब कुछ वर्क किया गया, कुछ समय के बाद बड़े साइंटिस्ट आए जिनने वर्क किया, जिसमें जे थॉमसन साइंटिस्ट थे हमारे, जे थॉमसन ने वर्क किया। हमारे नील बोर एक साइंटिस्ट थे, नाइल बोर जिसे बोलते हैं, उन्होंने भी वर्क किया। उसके बाद हमारे गोल्डस्टाइन साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टाइन ने भी वर्क किया, और इसी तरीके से रदरफोर्ड हो गए। तो इन सब के मिले जुले वर्क ने, इन सब के कामों ने बाद में ये कहा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। मतलब जो डाल्टन ने कहा था उसकी बात को इन्होंने गलत कहा कि डाल्टन गलत कह रहा था कि एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है। इन सब ने कहा कि नहीं, एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं, वो फर्दर किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। किन्होंने कहा? जे थॉमसन ने, नील बोर ने, गोल्डस्टाइन ने, इन सब ने कहा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, वो फर्दर किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, एंड दैट पार्टिकल इज नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और उन पार्टिकल्स को क्या कहा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा। तो इन सब ने यह कहा कि एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। और मोर ओवर इन्होंने यह भी कहा कि एटम के अंदर टोटल 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मतलब एटम फर्दर 35 सब एटॉमिक, छोटे छोटे 35 पार्टिकल से मिलकर एक एटम बनता है। उन 35 में से 3 ही ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो कि बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिनको इन्होंने स्टडी किया, जिन पे आज हम स्टडी करते हैं। और उन 3 सब एटॉमिक, देखिए मैंने कहा एटम के अंदर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल का नंबर कितना है? 35। और उन 35 में से 3 ही ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जिन पे स्टडी की इनने भी और हम भी आज कर रहे हैं। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो कौन कौन से हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स? उन तीनों के नाम मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नाम है प्रोटॉन, और तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल जो है उसका नाम है न्यूट्रॉन। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल या 3 फंडामेंटल पार्टिकल आप बोल लीजिए, वो क्या है एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर, इन शॉर्ट ऐसा बोलिए कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। या आप ऐसा बोल लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर एटम बनता है। इन शॉर्ट में अभी आपको यह बताना चाहता था कि एटम जो है वो क्या है, एक डिराइव किया हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है ओटोमियो। और ओटोमियो मतलब क्या होता है? अनकटेबल या इंडिविजिबल, ठीक है। डाल्टन ने पहले ही कह दिया था कि एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम फर्दर डिवाइड या कट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय बाद बड़े साइंटिस्ट आए, जैसे जे थॉमसन आया, नील बोर आया, गोल्डस्टाइन आया, रदरफोर्ड आया। इन सब ने यह कहा कि डाल्टन गलत कह रहा था। ऐसा नहीं कि एटम के अंदर कुछ है नहीं है, एटम फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है या छोटी छोटी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। तो वो कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? 35 होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 35 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनमें से 3 ही ऐसे पार्टिकल हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। और वो फंडामेंटल पार्टिकल के नाम क्या है? एक का नाम इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का नाम प्रोटॉन है और तीसरे का नाम क्या है? न्यूट्रॉन है। तो आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है।
सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की। फंडामेंटल पार्टिकल 3 थे, तो सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल जो है उसकी बात करने वाले हैं, और पहला फंडामेंटल पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो आइए इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है, देखिए ये ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, किसका? एटम का। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। यूनिट नेगेटिव चार्ज, यूनिट नेगेटिव चार्ज है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब अगर कोई आपको बोले कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, आप बोलेंगे -1। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है तो बताएंगे आपको। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा? -2। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा? -6। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज, ये तो आपको क्लियर हो गया। और उसका मास कितना होता है जरा ये बताइए। उसका मास होता है 1 डिवाइडेड बाई 1837 टाइम्स, ठीक, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। जरा खुद सोचिए, हाइड्रोजन का मास होता है 1, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? वो हाइड्रोजन के इतना ज्यादा कम होगा। जितना हाइड्रोजन था उससे इतना टाइम हमारे इलेक्ट्रॉन का मास कम होने वाला है। मतलब 1837 टाइम हमारे इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास से कम है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन का मास कितना ज्यादा कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। बड़ा ज्यादा नेग्लिजिबल मास आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल में वो मास है कितना वो देखिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कितना मास है वो देखना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करने वाली बात है ये आपके लिए 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। माइनस लिखा हुआ है, -31 kg। देखिए, अंदाजा कर लीजिए कितना ज्यादा निग्लिजिबल या ना के बराबर मास है हमारे इलेक्ट्रॉन का। यह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा वो बताइए। तो लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है वो हमने अभी बोला 1 यूनिट। ठीक है, हमने बोला ना यूनिट नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज लिख लीजिए। यूनिट नेगेटिव चार्ज किसके बराबर है जरा वो भी एक्चुअल में पता कर लेते हैं। तो वो होता है माइनस लगाना है ना, नेगेटिव है तो -1.602 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट कंसेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम हाइड्रोजन एटम से कम होता है उसका मास। और उसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इतना होता है। और हमने लिखा 1.602 और उसके बाद हमारा मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का वो हमने देखा 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। आइए सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल देखते हैं, दैट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में देखते हैं कि हमारा प्रोटॉन क्या है, उसका कंसेप्ट देखते हैं थोड़ा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये हमारा सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल है, और जिसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई आपको बोले कि एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा तो आप बोलेंगे +1। 4 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा तो आप बोलेंगे +4। ठीक है, इसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसका मास इतना टाइम हाइड्रोजन से कम था, तो इसका मास इक्वल होता है हाइड्रोजन एटम के, इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितना हमारे हाइड्रोजन का मास होगा उतना ही मास हमारे प्रोटॉन का होने वाला है। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब जरा देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है मास ऑफ प्रोटॉन। तो लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? मास ऑफ प्रोटॉन है हमारा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये है हमारे प्रोटॉन का मास। ठीक है, देखिए -31 और -27 में बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये है हमारे प्रोटॉन का मास। अगर इसी को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप ग्राम में भी लिख सकते हैं। वो क्या है 1.673 इंटू 10⁻27 है। तो कितना ग्राम होते हैं वो आप जानते हैं, 1000।
ठीक है, तो आप 27 से पीछे ले आइए तो -24 ग्राम कर लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ग्राम। ठीक है, ग्राम में प्रोटॉन का मास ये है और केजी में प्रोटॉन का मास ये है लिखा हुआ, बस। ठीक है, उसके बाद देखिए चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, तो आप लिखेंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है, हमने बोला 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वो कितना होता है, आप लिखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और कितना है, देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव है तो आपको लिखना है पॉजिटिव, अब यूनिट नेगेटिव था तो -1.602, यूनिट पॉजिटिव है तो +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है हमारे प्रोटॉन का चार्ज। देखिए जितना चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन का है उतना ही चार्ज हमारे प्रोटॉन का है, बस फर्क यह है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में है। तो ये है हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो फंडामेंटल पार्टिकल। द थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल इज न्यूट्रॉन। तो हम देखते हैं न्यूट्रॉन क्या है, उसकी डेफिनेशन को। तो न्यूट्रॉन तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे एटम का, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो आप लिखेंगे द न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है। मोरओवर इसका मास भी इक्वल होता है हाइड्रोजन एटम के बराबर। ठीक है, तो मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, लिखेंगे मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मास भी हमारे हाइड्रोजन एटम के ही बराबर होता है। ठीक है, अब कितना मास है जरा वो देखिए। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे आप, मास ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर है, वो है 1.673, या कहीं कहीं किताबें 5 भी लिखती हैं। ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, कोई फर्क नहीं है इसके मास और इसके मास में। ठीक है, सिमिलरली चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन आप लिखेंगे, चार्ज क्या है न्यूट्रॉन के ऊपर, तो चार्ज अभी अभी मैंने बोला कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो लिखेंगे नो चार्ज। और जिस चीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं न्यूट्रल। तो ये था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन इस यूनिट की, जिसमें हमने स्टार्टिंग में क्या किया, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, जो भी छोटी छोटी टर्म्स आने वाली हैं उन टर्म्स को डिस्कवर किसने किया या उन चीजों को डिस्कवर किसने किया वो हमने देखा। उसके बाद इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि एटम क्या होता है, डाल्टन्स ने क्या कहा था और डाल्टन्स की बातों को गलत साबित करने के लिए किन किन साइंटिस्टों का रोल था, और फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, और 3 फंडामेंटल पार्टिकल की डेफिनेशन देखी। तो अगर अच्छे से समझ आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपका सिलेबस खत्म करूंगा, आप कंटिन्यूसली वीडियो पढ़ेंगी। थैंक यू।